था। Okay, so let's start from the benefits of the accurate estimates. अगर आप एस्टिमेशन एक्यूरेट करेंगे यानी कि सही एस्टिमेट करेंगे, या नॉट डूइंग द अंडर एस्टिमेशन और द ओवर एस्टिमेशन, अगर आपने अच्छा एस्टिमेट किया, एक्यूरेट एस्टिमेट किया, तो क्या फायदे मिलेंगे, ये फायदे आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं स्लाइड पे। स्टेटस विजिबिलिटी क्लियर होगी, इंप्रूव्ड होगी, यानी कि आपको क्लियरली पता चलेगा कि आपका कितना परसेंट प्रोजेक्ट बन गया है और कितना परसेंट प्रोजेक्ट अभी रहता है, आपका स्टेटस क्या है, कहाँ पर है अभी आप एक्चुअल में, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट कंप्लीशन, प्रोजेक्ट की स्टार्ट से लेके एंड तक अगर आपको ये ना पता हो कि आप कहाँ पहुंचे और आपको कहाँ तक जाना है, कितना परसेंट काम हो चुका है और कितना परसेंट नहीं हुआ है, तो दैट इज बैड एस्टिमेशन। लेकिन अगर आपको ये क्लियरली पता हो कि कितना परसेंट प्रोजेक्ट हो चुका है और कितना परसेंट प्रोजेक्ट अभी रहता है, स्टेटस क्लियरली नजर आ रहा हो आपको, तो वो गुड एस्टिमेशन कहलाता है, ठीक है। तो प्रॉपर एस्टिमेशन करने से आपको स्टेटस क्लियरली नजर आ रहा होता है कि आपका परसेंट कितना परसेंट प्रोजेक्ट हो गया है और कितना परसेंट प्रोजेक्ट रहता है। क्वालिटी बेटर होगी। लास्ट टाइम जो मैंने एसक्यूए का लेक्चर दिया था उसमें भी मैंने आपको यही बताया था कि अच्छा प्रोडक्ट वही होगा जिसकी क्वालिटी बेटर होगी, ठीक है। यानी कि हायर क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनमें बग्स कम होते हैं, और बग्स कम तब होंगे जब आप प्रॉपर टाइम देंगे डेवलपर्स को, आप प्रॉपर टाइम देंगे डिजाइनर्स को, वो सही टाइम लेंगे, पूरा टाइम लेंगे और सही तरह से काम करके देंगे, तो उनमें बग्स और एरर्स के चांसेस भी कम होते हैं फिर, ठीक है। उसके बाद बेटर कोऑर्डिनेशन होगी नॉन सॉफ्टवेयर फंक्शंस के साथ, यानी कि इंटरफेसिंग जो आप करेंगे दूसरे सिस्टम्स के साथ, दूसरे हार्डवेयर के साथ, दूसरे सिस्टम्स के साथ, तो वो अच्छे तरीके से कर सकोगे, टाइम होगा तो सही काम कर सकोगे। बजट बेटर हो सकेगी, यानी कि पैसा जो आप एक्सपेंसेस जो खर्च कर रहे होगे, पैसे जो खर्च कर रहे होगे, उसका भी अंदाजा आपको होगा प्रॉपर एस्टिमेशन में कि कितने पैसे हमने कोट किए, कितना खर्चा हो गया और अभी कितना पैसा बचा है हमारे पास, कितना प्रॉफिट हमने कमाया है, ठीक है। अगर आपने प्रॉपर बजटिंग नहीं की होगी तो कुछ नहीं बचेगा, एट द एंड ऑफ द डे आपकी पूरी मेहनत भी की होगी और पैसे कोई नहीं बचेंगे आपको। इंक्रीज क्रेडिटेबिलिटी फॉर टीम। अच्छा, अगर प्रेशर नहीं दोगे ना टीम के ऊपर, तो टीम कंफर्टेबली काम करेगी, और जब टीम कंफर्टेबल काम करती है तो फिर टीम का एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बढ़ता है, ठीक है। आपकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती है, आपकी टीम मेंबर्स आपकी तारीफ करते हैं और टीम मेंबर्स खुश होते हैं आपसे, और जब टीम मेंबर खुश होते हैं, आपके टीम वाले डेवलपर्स डिजाइनर्स आपसे खुश होते हैं, तो वो फिर हैप्पीली काम भी करते हैं और अच्छा काम करते हैं। लेकिन जब आप प्रेशर देते हो, आप उनको फोर्स करते हो, रात को 9 10 11 बजे तक बिठाते हो, उनको ओवर टाइम करवाते हो, पैसे भी नहीं देते हो, तो वो फिर क्या करते हैं, वो फिर भागने की करते हैं एक तो, और दूसरा आपकी टीम से वो खुश भी नहीं होते, फिर वो जान छुड़ाने वाला काम करता है, ठीक है। तो बेटर इज कि आप अच्छी एस्टिमेशन करेंगे तो उनको प्रॉपर टाइम मिलेगा, वो आराम से काम करेंगे, उनके ऊपर प्रेशर नहीं होगा, सो दे विल बी वर्किंग इन द कंफर्टेबल इन्वायरमेंट। अच्छा, अर्ली रिस्क इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अगर प्रोजेक्ट में कहीं रिस्क होगा, सपोज कहीं पे हमें लग रहा होगा कि यार यहाँ पे मिस्टेक, हम हमें चांस है कि प्रोजेक्ट डिले हो सकता है, तो पहले ही पता चल जाएगा, क्योंकि आपके एस्टिमेशन में आप प्रॉपर टाइम के ऊपर प्रॉपर फेज में होंगे। जैसे आपने रखा था 2 महीने रिक्वायरमेंट करनी है, तो 2 महीने तक रिक्वायरमेंट कलेक्ट कर रहे होंगे आराम से, आपको पता है 1 महीना डिजाइन में लगेगा, तो 1 महीना पूरा डिजाइन के ऊपर लगाया आपने। अब अगर आपको लगता है कि डिजाइन आपका डिले हो गया, फॉर एग्जाम्पल कोई बाइकआउट था या लाइट नहीं थी या कोई मसला था, तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि हमारा डिजाइन लेट हो गया है, तो हमें कोडिंग फेज में थोड़ा जल्दी काम करना होगा, या कोडिंग फेज में थोड़ा ज्यादा डेवलपर अपॉइंट करने होंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है कि आपको रिस्क का पता पहले चल जाता है, तो आप प्रॉपरली रिस्क को भी जो है वो अ, उसको हैंडल कर लेते हैं। सो ये बेनिफिट्स होते हैं सही एस्टिमेशन करने के। इसके अलावा अ, दो चीजें होती हैं जब आप एस्टिमेशन कर रहे होते हो, कि इसको कहते हैं प्रिडिक्शन जो होती है, प्रिडिक्टेबिलिटी जिसको कहते हैं। अ, कहता है कि अच्छा, एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट, द एबिलिटी टू चेंज योर माइंड अबाउट द फीचर्स और एबिलिटी टू नो द कॉस्ट एंड शेड्यूल ऑफ एंड फंक्शनैलिटी इन एडवांस। दो चीजें हैं कि क्या ये ज्यादा बेहतर है कि आप अपना माइंड चेंज करें बाद में फीचर्स के हवाले से, कि ये फीचर नहीं बन पा रहा तो ठीक है छोड़ दो, या ये फीचर बन गए हैं तो ठीक है मुझे दे दो, ये ज्यादा तरीका सही है, या ये तरीका सही है कि आपको पहले से ही बता दिया जाए कि इतने पैसों और इतने टाइम के अंदर ये फीचर बन सकेंगे।
सो विच वन इज बेटर, आइदर ये शुरू में सपोज मैं आपको टाइम और पैसा दोनों ना बताऊं और मैं आपको सिर्फ ये कहूं कि सर फीचर्स हम बनाएंगे, जितने फीचर बन सकेंगे आपको दे देंगे हम, ये ज्यादा सही है? या मैं आपको पहले से ही बता दूं कि सर इतने टाइम में और इतने पैसों में ये फीचर्स बन सकेंगे और ये फीचर नहीं बन सकेंगे, तो विच वन इज बेटर? तो ये कहता है द मेजॉरिटी प्रोजेक्ट मैनेजर विल ऑप्ट फॉर द लेटर ऑप्शन, एवरीवन वांट्स द प्रेडिक्टेबिलिटी। तो कहता है कि हर कोई ये चाहता है कि उसको पहले से पता चल जाए कि कितने पैसों में और कितने टाइम में कौन से फीचर्स बन सकेंगे, ये ज्यादा बेहतर है। ठीक है, बजाय इसके कि आपको ये पता ना हो कि कितना पैसा और कितना टाइम लगेगा और कौन सा सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा उतने टाइम और उतने पैसों में। सो बेटर बेटर ये है कि आपको पहले से पता हो कि कितना टाइम और कितना पैसा लगेगा। ठीक है, सो दैट्स वाई इसके लिए कहते हैं कि सॉफ्टवेयर के अंदर प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब एस्टिमेशन है। ठीक है, यानी कि मैं अगर आपको टाइम और पैसा पहले बता पा रहा हूं तो ये बेटर है। अब अगर मैं टाइम और पैसा पहले नहीं बता पा रहा हूं तो इट्स नॉट गुड। ठीक है, तो बेटर इज कि मैं आपको टाइम और पैसा पहले बता दूं। और ये कैसे इंप्रूव होगा? प्रेडिक्टेबिलिटी से आपको क्या ऑप्शंस मिलेंगे? दो ऑप्शंस हैं, या तो ये वेरिएबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, वेरिएबिलिटी का मतलब है कि 4 हफ्तों से यानी कि 3 हफ्तों से लेके 8 हफ्तों के बीच में प्रोडक्ट कहीं ना कहीं जाके डिलीवर होगा, क्योंकि मैंने टाइम तो बताया नहीं था आपको। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन ये है कि मैंने आपको टाइम बता दिया था कि सर ये 4.5 हफ्तों से 5.5 हफ्तों के बीच में डिलीवर हो जाएगा, तो इसके अंदर देखें वेरिएबिलिटी कम है। तो जितनी ज्यादा वेरिएबिलिटी होगी उतना ज्यादा आपके पास चांसेस होंगे कि आप जो है उसमें कंफ्यूज रहेंगे कि पता नहीं प्रोजेक्ट कब मिलेगा, पता नहीं कितने पैसों में बनेगा। और अगर वेरिएबिलिटी कम होगी तो आपको श्योरिटी होगी कि इस डेट से इस डेट के बीच में मुझे प्रोजेक्ट मिल जाएगा। तो प्रेडिक्शन इज इम्पोर्टेंट, और प्रेडिक्शन तभी कर सकते हो जब आप प्रॉपर एक्यूरेट एस्टिमेशन दोगे। अगर सही एस्टिमेट करोगे, उसके दो पॉइंट्स देंगे आप, एक इसकी स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट, दो पॉइंट्स देंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था सिंगल पॉइंट एस्टिमेट कभी नहीं देना चाहिए, ऑलवेज गिव द वेरिएबल पॉइंट एस्टिमेशन। जितना वेरिएबल पॉइंट एस्टिमेशन दोगे तो चांसेस ऑफ सक्सेस आपको ज्यादा मिलेंगे। अगर आप सिंगल पॉइंट एस्टिमेट दोगे तो चांसेस ऑफ सक्सेस कम होंगे, याद रखिएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप लोग यूज करेंगे जब आप लोग यहाँ से पास आउट होके जॉब्स में जाएंगे। तो जॉब्स में भी जब आप लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे तो प्रोजेक्ट्स के अंदर भी आप जब एस्टिमेशन दें अगर किसी को, तो वेरिएबल पॉइंट एस्टिमेशन दीजिएगा, कभी सिंगल पॉइंट एस्टिमेट ना दीजिएगा। ठीक है, वेरिएबल पॉइंट का मतलब होगा कि दो नंबर बताने हैं आपने, स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू। कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट 1 महीने से 2 महीने के बीच में होगा, तो आप उसको जो टाइम बताएंगे वो 1 महीने से 2 महीने के बीच का बताएंगे। यू हैव टू गिव टू वैल्यूज कि सर ये प्रोजेक्ट 1 महीने से 2 महीने के बीच में बनेगा, हो सकता है कि 1.5 महीने में बने या 1 महीना 20 दिन में बने, लेकिन टू वैल्यूज मस्ट बी गिवन। सिंगल वैल्यू अगर आप दोगे तो उसके सक्सेस के चांसेस कम होंगे। अगर आपने कहा 1 महीने में बन जाएगा और वो 1 महीने में नहीं बना, तो यानी कि आपने अपनी एस्टिमेशन का जो प्रॉमिस था, यानी कि जो कमिटमेंट की थी, वो ब्रेक कर दिया आपने। सो बेटर टू गिव टू वैल्यूज ऑलवेज। और उसमें प्रेडिक्टेबिलिटी तभी आएगी जब आप दो वैल्यूज बताएंगे तो प्रेडिक्शन आपकी सही होगी। लेकिन अगर आपने ज्यादा वैल्यू बता दी या कम वैल्यू बता दी तो फिर फेल्यूर के चांसेस भी ज्यादा है। ठीक है, सो ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है, चैप्टर नंबर 3। उसमें मैंने आपको बताया, इस चैप्टर में हमने ये सीखा कि एक्यूरेट एस्टिमेशन के क्या फायदे हैं और एक्यूरेट एस्टिमेट करने से आपको क्या एडवांटेजेस मिलते हैं। एक्यूरेट एस्टिमेट का मतलब होता है rather neither you are doing the overestimation nor you are doing the underestimation. ठीक है, you are trying to make accurate estimation, and for that purpose you have to try for the accurate estimates. उसमें फिर accurate estimate करने के लिए variability remove करनी होगी। variability का मतलब होगा element of doubt को remove करना होगा और accurate estimation की कोशिश करनी पड़ेगी आपको। चैप्टर 4, इसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि एस्टिमेशन एरर होता कहाँ से आता है एरर। ठीक है, व्हाट आर द सोर्सेज, वो सोर्सेज कौन से हैं जहां से हम लोग एरर करते हैं असल में। ठीक है, विच आर द मेन सोर्सेज ऑफ
error in the estimation while we are doing the estimation. तो इसके बारे में बात होगी. तो पहले तो ये एक एग्जांपल देखें. तो कहता है कि मोस्ट मैसिव कॉस्ट ओवररन ऑफ रीसेंट टाइम वाज बॉस्टन्स बिग डिग हाईवे. बॉस्टन जो है ना वो अमेरिका में है. एक स्टेट है और वहां पे हाईवे बन रहा था, बिग डिग हाईवे. और उस हाईवे को जब उन्होंने एस्टिमेट किया था तो उन्होंने एस्टिमेट किया था कि 2.6 बिलियन उसके ऊपर खर्च होगा. लेकिन जब इवेंचुअली जब कॉस्ट कंप्लीट हुआ तो कितना खर्चा हुआ? 15 बिलियन. और ये रियल फिगर्स हैं. ये वो नहीं है कि ऐसे ही हवा में बता रहा हूँ. ये रियल फिगर्स हैं जो अमेरिका के इस हाईवे के ऊपर एक्चुअल लागत आई, ठीक है, जो खर्चा हुआ. सो बेसिकली दे एस्टिमेटेड 2.6 बिलियन एंड एक्चुअल व्हेन दे फिनिश्ड इट तो 15 बिलियन उसके ऊपर टोटल खर्चा हुआ. ठीक है. एंड एस्टिमेशन एरर ऑफ मोर देन 400%, 400% एरर. और ये क्यों हुआ एरर? बिकॉज ऑफ दीज 4 सोर्सेज ऑफ एस्टिमेशन. 4 ये सोर्सेज हैं जहां से एस्टिमेशन होता है, एरर होता है एस्टिमेशन में. एक, इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट बीइंग एस्टिमेटेड. यानी कि पूरे प्रोजेक्ट की डेटा आपके पास मौजूद ना हो और आपने एस्टिमेट कर दिया पहले, तो फिर आपके पास गलत एस्टिमेट होगा. एस्टिमेशन तभी करनी चाहिए जब आपके पास सही इंफॉर्मेशन और पूरी इंफॉर्मेशन हो. इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन मतलब या तो गलत इंफॉर्मेशन है या तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है. सो इफ यू गॉट इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देन chances are that you will make estimation error. Second, inaccurate information about the organization that will perform the project. यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोजेक्ट को यूज करेगी, जो इस ऑर्गेनाइजेशन उस प्रोजेक्ट को इस्तेमाल करेगी, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन है, गलत इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो भी प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, तो भी उसमें एरर आएगा एस्टिमेशन में आपका. यानी कि अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के लिए प्रोजेक्ट बनाना है तो पहले तो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी होगी कि उसके अंदर उसका हेड कौन है, वो हेड क्या काम करता है, फिर रजिस्ट्रार क्या काम करता है, फिर कंट्रोलर क्या काम करता है, फिर टीचर्स के क्या काम है, फिर स्टूडेंट्स के क्या काम होता है. आपको पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी होगी ताकि आप जब प्रोजेक्ट बनाए तो आपको सारे रूल्स पता हो, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर का पता हो. तो पहला रूल के प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए. दूसरा रूल के जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. तीसरा, टू मच क्योस इन द प्रोजेक्ट टू सपोर्ट एक्यूरेट एस्टिमेशन. तो बहुत ज्यादा क्योस प्रोजेक्ट में अगर मौजूद होगा तो भी एक्यूरेट एस्टिमेट नहीं मिलेगा. ठीक है. क्योस का मतलब होता है या तो कंफ्यूजन हो या तो अलग अलग बातें हो, डिफरेंट जगहों से डिफरेंट बातें पता चले जो कि एक दूसरे से मैच ना करती हो, तो वो प्रोजेक्ट क्योस क्रिएट करता है. ठीक है. यानी कि कंफ्यूजन्स क्रिएट करेंगे. तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स अगर होंगी तो भी आपके पास प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन एक्यूरेट नहीं होगी. ठीक है. कंफ्यूजन्स अगर कहीं भी कंफ्यूजन्स है, रिक्वायरमेंट के अंदर कंफ्यूजन्स है, डिजाइन के अंदर कंफ्यूजन्स है, प्रोजेक्ट की किसी बात में कंफ्यूजन्स है, तो उसको करेक्ट करना चाहिए, पहले उसको क्लियर करना चाहिए, उसके बाद प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन करनी चाहिए. लेकिन अगर प्रोजेक्ट के किसी भी फेज में आपको कंफ्यूजन्स नजर आ रही हैं, रिक्वायरमेंट कलेक्शन से लेके फिनिशिंग के बीच में, क्योंकि एस्टिमेशन सबसे पहले की जाती है, बाद में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट होती है. तो अगर आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन्स है, जैसे आपको लगता है कि हमारे डेवलपर के पास ये स्किल्स नहीं है, ये नहीं बना सकते, या अगर आपको लगता है कि ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं है, या अगर आपको लगता है कि जो रिक्वायरमेंट दी गई है ये कंफ्यूजिंग है, तो पहले वो सब चीजें क्लियर करनी चाहिए, बाद में आप प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन करें. इसके बाद, इनएक्यूरेसीज अराइजिंग फ्रॉम द एस्टिमेशन प्रोसेस इटसेल्फ. यानी कि जो आप एस्टिमेट कर रहे हो वो प्रोसेस ही सही नहीं है, तो फिर आप ऑब्वियसली गलत एस्टिमेट करोगे. यानी कि अगर सपोज करें कि कोकोमो मॉडल यूज कर रहे हैं और आपको एस्टिमेट करना था फॉर एग्जांपल बेसिक इंटरमीडिएट कोकोमो के थ्रू, यानी कि इंटरमीडिएट लेवल के थ्रू, और आप उसको एस्टिमेट कर रहे हो बेसिक लेवल के थ्रू. या फॉर एग्जांपल अगर आपको एस्टिमेट करना था लाइन ऑफ कोड के थ्रू और आपने उसको एस्टिमेट किसी और टेक्निक के थ्रू किया है, फार्मूला गलत लगा दिया, फॉर एग्जांपल आपको इंटरमीडिएट का फार्मूला लगाना था और आपने फार्मूला कोई और लगा दिया. यानी कि एस्टिमेशन की जो टेक्निक्स है, अगर आपने उसमें कोई एरर किया है और वो सही एस्टिमेट टेक्निक नहीं अप्लाई की, तो आंसर गलत आएगा आपका.
अगर आपका एस्टिमेशन आंसर गलत आएगा तो फिर एस्टिमेशन भी गलत होगी आपकी। सो यू हैव टू बी केयरफुल while डूइंग द एस्टिमेशन। तो प्रॉपर तरीके से और प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू एस्टिमेट करना होगा ताकि गलत आंसर ना आए आपके पास। ठीक है। सो दीज आर द फोर थिंग्स जिसमें दीज आर द फोर मेन सोर्सेज ऑफ, ये है जेनरिक सोर्सेज ऑफ एस्टिमेशन एरर। ये मेन चार सोर्सेज हैं जहां से एरर आता है आपके पास। ठीक है, ये याद रखिएगा कि जब भी एस्टिमेट करो ना तो इन चार चीजों का ख्याल करना कि प्रोसेस सही हो एस्टिमेट करने का, प्रोजेक्ट में कोई कंफ्यूजन हो तो वो क्लियर करना, तीसरा रिक्वायरमेंट्स अपनी हमेशा 100% क्लियर रखना, जो प्रोजेक्ट कर रहे हो उसके बारे में 100% क्लियर होना चाहिए कि क्या बनाने वाले हैं और उसकी एस्टिमेशन फिर सही होगी। और जो ऑर्गेनाइजेशन उसको यूज करेगी उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सही तरह से डेटा कलेक्ट कर लेना, उसके बाद एस्टिमेट जो करोगे वो ज्यादा एक्यूरेट होगी। अच्छा, अब सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास एरर होते क्यों है, व्हाई वी डू दैट दोज काइंड, ये जो मैंने अभी आपको एरर बताए ना, एस्टिमेशन एरर, वो क्यों होते हैं? तो वो इसलिए होते हैं क्योंकि प्रोजेक्ट के अंदर जो है ना वो अनसर्टेनिटी होती है। हमारे पास अनसर्टेनिटी होती है थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, जब तक पूरा प्रोजेक्ट नहीं हो जाता ना तब तक प्रोजेक्ट के अंदर अनसर्टेनिटी होती है। अनसर्टेनिटी की मीनिंग होती है कि आपको डाउट हो, ठीक है, आपको आपको श्योरिटी ना हो तो उसको आप अनसर्टेनिटी कहते हैं। और सर्टेनिटी का मतलब है कि आप श्योर होते हैं किसी चीज के लिए, आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ ये चीज हो जाएगी, या हाँ ये चीज कंप्लीट हो जाएगी मुझसे, या मैं ये बना लूंगा। तो ये सर्टेनिटी कहलाती है। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई चीज में आपको कोई टास्क दूं और आपको लगता है कि यार आप पता नहीं आपसे बनेगा या नहीं बनेगा, तो इसको आप अनसर्टेनिटी कहोगे। ठीक है, यानी कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है प्रोजेक्ट के अंदर और आपको डाउट है कि पता नहीं ये प्रोजेक्ट मुझसे होगा या नहीं होगा, और एलिमेंट ऑफ डाउट उसके अंदर इन्वॉल्व रहता है। तो दैट इज नोन एज अनसर्टेनिटी इन द प्रोजेक्ट। और अनसर्टेनिटी के बहुत सारे रीजंस होते हैं। ठीक है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। जैसे एक रीजन ये होगा, आपको लगता है कि ये आपसे प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, तो अनसर्टेनिटी आपको इसलिए भी हो सकती है कि आपको वो लैंग्वेज नहीं आती। ठीक है, आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती फॉर एग्जाम्पल, या आपको श्योरिटी नहीं है कि आपके पास वो स्किल्स नहीं है इसको बनाने के लिए, या आपको लगता है कि मैं टाइम नहीं दे सकूंगा, या आपको लगता है मेरे पास पैसा नहीं है इसको बनाने का। तो अनसर्टेनिटी कैन कम फ्रॉम एनी डायरेक्शन। ठीक है, अनसर्टेनिटी कहीं से भी आ सकती है, और अनसर्टेनिटी आपको होता है कि रीजन कैन बी एनीथिंग। और ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में शुरू में होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, और जब आप उसको बनाना स्टार्ट करते हो ना तो स्लोली स्लोली वो अनसर्टेनिटी कम होती रहती है। तो ये जो डायग्राम नजर आ रहा है स्क्रीन पे, तो ये जो पिंक लाइन आपको नजर आ रही है यहाँ से देखें, और ये इधर तक जो जा रही है लाइंस, ये कोन का शेप बन रहा है ना, आइसक्रीम का जो कोन होता है उसका शेप बन रहा है। तो ये कोन वाला शेप क्यों बन रहा है कि यहाँ पे अगर आप देखें इस जगह पे, तो इनिशियल कॉन्सेप्ट होता है, जब प्रोजेक्ट का इनिशियल कॉन्सेप्ट होता है ना तो आपको अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है, आपको डाउट होता है कि पता नहीं ये हमसे बनेगा या नहीं बनेगा, और ये नेचुरल है। ठीक है, और फिर जब आप उसकी रिक्वायरमेंट कलेक्ट करते हो और आपका प्रोडक्ट की डेफिनेशन समझ आ जाती है, आपको प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशंस होती हैं थोड़ी बहुत, तो जब आप सेकंड फेज में आते हो तो ये अनसर्टेनिटी कम होती है। ठीक है, यहाँ पे देखें ये वाइड है। ठीक है, वाइड का मतलब ज्यादा गैप है इधर, और इधर आप देखें तो इधर कम गैप है। ठीक है, यानी कि नैरो हुआ है। और उसके बाद जब रिक्वायरमेंट क्लियर हो जाती है, कंफ्यूज रिक्वायरमेंट आपको सब बता दी जाती है, आपको ये बनाना है, आपको क्लियरली बता दिया जाता है, रिक्वायरमेंट आप लिख लेते हो अपने पास, फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी, तो ये और नैरो हो जाता है। ठीक है, डिस्टेंस देखें और कम हो गया है। और जब आप उसका इंटरफेस बना लेते हो तो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और आपको और श्योरिटी आ जाती है कि आप बना लोगे। फिर जब आप उसकी कोडिंग कर लेते हो तो आपको और श्योरिटी हो जाती है, और जब सॉफ्टवेयर बन जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है, और आप लोग उसको कंप्लीट कर लेते हो तो अनसर्टेनिटी कम हो जाती है, खत्म हो जाती है बल्कि। तो ये जो शेप है ना, कोन ऑफ अनसर्टेनिटी कहलाता है। कोन ऑफ अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है? कोन ऑफ अनसर्टेनिटी कहता है कि जब आप किसी भी प्रोजेक्ट के इनिशियल कॉन्सेप्ट पे होते हो तो आपको अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है, यानी कि आपको एलिमेंट ऑफ डाउट ज्यादा होता है, श्योरिटी कम होती है उस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने की। तो ये 0.2x से लेके 4x तक डाउट होता है। ठीक है, 4x का मतलब है ये परसेंटेजेस है कि आपको 400% चांसेस होते हैं या 400% एलिमेंट ऑफ डाउट होता है
कि पता नहीं ये प्रोजेक्ट बनेगा नहीं बनेगा, यानी कि हम लोग 400% ओवर एस्टिमेट भी कर सकते हैं और -25% अंडर एस्टिमेट भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप लोग कम एस्टिमेट भी कर सकते हो कि प्रोजेक्ट पता नहीं बनेगा हमसे या नहीं बनेगा, या गलत एस्टिमेट कर देते हो, या 400 टाइम्स ज्यादा एस्टिमेट भी बता सकते हो कि बनेगा, तो बहुत ज्यादा टाइम बता दिया या बहुत ज्यादा पैसा बता दिया। ये अनसर्टेनिटी कब कम होती है? जब आपका प्रोजेक्ट अप्रूव्ड होता है, तो अनसर्टेनिटी 50% चांसेस होते हैं कि आप अंडर एस्टिमेट कर दोगे। ठीक है, ये 75% है, ये 50% है, और ये आपके पास यहाँ पर ओवर हेयर इट इज 200% चांसेस हैं कि आप ओवर एस्टिमेट कर सकते हो। जब रिक्वायरमेंट क्लियर हो जाती है, तो आपके पास चांसेस होते हैं कि आप, हो सकता है और कम एस्टिमेशन एरर करो, अंडर एस्टिमेट में और कम एस्टिमेशन एरर करो, और इधर आपके पास और चांसेस है कि आप और इससे ज्यादा कम एस्टिमेशन एरर करो। फिर जितना आप कंप्लीशन फेज की तरफ जाते रहते हो, तो उतने ज्यादा चांसेस कम होते जाते हैं एस्टिमेशन एरर करने के, उतने ज्यादा चांसेस कम होते हैं कि आपके पास अनसर्टेनिटी कम होती जाती है। ठीक है, सो जितनी ज्यादा आप समझ लें कि प्रोजेक्ट के इनिशियल फेजेस में है, उतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी ज्यादा है, और जितने ज्यादा प्रोजेक्ट के ज्यादा फेजेस में आगे चलते जाते हो, उतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी कम होती जाती है। सो फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं यहाँ पे ग्रुप्स बनवाऊँ आपकी क्लास के, और मैं आपसे कहूँ कि आप लोग जो है वो प्रोजेक्ट्स बनाएं, 4-4 स्टूडेंट बन के मिलकर, और प्रोजेक्ट आप लोगों को असाइन करूँ। फॉर एग्जाम्पल, किसी को बोलूँ एंटीवायरस बनाओ, किसी को बोलूँ कि कंपाइलर बना दो, किसी को बोलूँ कि जो है वो लाइब्रेरी सिस्टम बनाओ, किसी को कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल के यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के लिए वेबसाइट बनाओ। तो सबको अलग अलग प्रोजेक्ट असाइन करूं। अब हर किसी के माइंड में अनसर्टेनिटी अलग अलग होगी। किसी को लगेगा कि पता नहीं मुझसे बनेगा नहीं बनेगा, किसी को लगेगा कि हाँ मैं बना लूंगा। ठीक है, कोई कोई ये कहेगा कि सर पहले रिक्वायरमेंट तो बता दें कि बनाना क्या है। तो अनसर्टेनिटी इनिशियल फेज में बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और ये अनसर्टेनिटी कम जो है वो कब होती है? जब एज यू गो टुवर्ड्स द कंप्लीशन फेज, जितना ज्यादा फेजेस में आगे चलते जाओगे, उतनी अनसर्टेनिटी कम होती जाएगी। फेजेस का मतलब मेरा है रिक्वायरमेंट फेज, डिजाइन फेज, कोडिंग का फेज, और इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग का फेज। ये फेजेस इसको कह रहा हूं मैं। तो इनिशियल फेजेस में अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है, और जैसे जैसे कंप्लीशन फेजेस में जाते हैं तो अनसर्टेनिटी कम होती है। ये उसके बारे में लिखा है कि अनसर्टेनिटी क्यों ज्यादा होती है। द रीजन दैट एस्टिमेट कंटेन्स वेरिएबिलिटी इज दैट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कंटेन्स वेरिएबिलिटी। तो अनसर्टेनिटी या वेरिएबिलिटी क्यों होती है? क्योंकि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के अंदर वेरिएबिलिटी होती है। ठीक है, यानी कि प्रोजेक्ट के अंदर ही हमारे पास चेंजेस होती हैं, प्रोजेक्ट के अंदर ही एलिमेंट ऑफ डाउट्स होते हैं। तो इसलिए एस्टिमेशन के अंदर भी वेरिएबिलिटी या अनसर्टेनिटीज होती हैं। तो the only way to reduce the variability in the estimate is to reduce variability in the project। अगर आप चाहते हैं कि एस्टिमेशन में वेरिएबिलिटी ना हो, तो आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर वेरिएबिलिटी खत्म करें। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका एस्टिमेशन अंडर एस्टिमेट और ओवर एस्टिमेट के बीच में वैल्यू ज्यादा ना हो आगे पीछे, यानी कि एक्यूरेट एस्टिमेट आप देना चाहते हैं अगर, तो प्रोजेक्ट के अंदर जो एलिमेंट ऑफ डाउट्स हैं, प्रोजेक्ट के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको क्लियर करें और वेरिएबिलिटी को रिमूव करें। वेरिएबिलिटी का मतलब ही यही है कि चेंजेस को या एलिमेंट ऑफ डाउट्स को, या प्रोजेक्ट के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अंदर जो कंफ्यूजन है उनको क्लियर करें। सो वन मिसलीडिंग implication इज दैट द कोन टेक्स फॉर एवर टू नैरो। हमें ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट नैरो होने में टाइम लगाएगा, यानी कि ये प्रोजेक्ट, ये जो कोन है यहाँ पे वाइड है, और ये स्लोली स्लोली नैरो होगा, और यहाँ जाके नैरो होगा। जब प्रोजेक्ट पूरा होगा तो फिर ये नैरो हो जाएगा। तो ये कहता है ये मिसलीडिंग है, ये ऐसा नहीं है। असल में ये होना कुछ इस तरह चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे दिखा दो। वो कुछ इस तरह होना चाहिए, यानी कि जब आपके पास इनिशियल कॉन्सेप्ट होता है तो आपके पास वेरिएबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, फिर आप जैसे ही रिक्वायरमेंट फेज में जाते हैं तो ये वेरिएबिलिटी कम हो चुकी होती है पहले से ही बहुत ज्यादा। ठीक है, और थोड़ी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी रहती है, वो तो एंड ऑफ द प्रोजेक्ट तक रहती है। ठीक है, एलिमेंट ऑफ डाउट हमेशा और अनसर्टेनिटी हमेशा प्रोजेक्ट में रहती है, हमेशा। कोई भी प्रोजेक्ट हो ना, जब तक के वो प्रोजेक्ट बन के
क्लाइंट को डिलीवर नहीं हो जाता, तब तक उसमें एलिमेंट ऑफ डाउट या अनसर्टेनिटी रहती है। देखिए, आपने प्रोजेक्ट बनाया और क्लाइंट को दिखाने के लिए लेकर गए और क्लाइंट ने एक्सेप्ट ना किया, तो फिर तो एलिमेंट ऑफ डाउट तो है ना, अनसर्टेनिटी तो प्रोजेक्ट में है, यानी कि तो अनसर्टेनिटी कब कम हो जाती है, ज्यादा अनसर्टेनिटी खत्म कब हो जाती है, जब आप